हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम लेबर कॉस्ट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करने जा रहे हैं। आज के अंदर हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे, मतलब और थोड़ा ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है पहले, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। में हमें आप अपने पेपर के पास्ट ईयर पेपर भी चेक करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट फोरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। ये क्वेश्चन फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। तो चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे नए सिलेबस हो, दोनों ही सिलेबस के अंदर ये पेपर पूछा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए एक बार इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कहता है आर लिमिटेड इज फेसिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर इन अ फैक्ट्री। तो आर लिमिटेड क्या है, फेस कर रहा है एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये होता है कि लेबर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ लेबर छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लेबर आ रहे हैं नहीं। तो ऐसा होने से एम्प्लॉय को, जो ओनर है, जो कंपनी का मालिक है, उन कंपनी को दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। लेबर टर्नओवर इंक्रीजमेंट नहीं होना चाहिए। रीज़न ये है कि आप जब पुराने लेबर छोड़ के जाएंगे और नए आएंगे तो नए को सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी कॉस्ट आती है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, और जो छोड़ के जा रहे हैं उनको भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो कई सारी कॉस्ट आती है, जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर इंक्रीज होने की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि आर लिमिटेड जो है वो फेस कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेज एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप, द मैनेजमेंट वांट टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट फोरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इन द लास्ट ईयर। कहता है मैनेजमेंट वांट टू हैव एन आइडिया, मैनेजमेंट के पास एक आइडिया है कि दैट पिछले साल क्या हुआ था, एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से हमारा कितना प्रॉफिट फोरगॉन हुआ था। लास्ट ईयर सेल थी 99,960 की, एंड जो पीवी रेशियो था वो था 20%। मतलब इतनी सेल पे इतना मेरा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन हो जाता था। पिछले साल की सेल पे इतना कंट्रीब्यूशन मैं कमा लेता था। कितना सर, देख लेते हैं। 99,63,930 मल्टीप्लाई बाय 20%, सॉरी 99,63,930 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो 19,92,792 का प्रॉफिट आप कमाए थे, कंट्रीब्यूशन आपने कमाया था लास्ट ईयर। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आर वर्कड बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स वाज 5,34,000। रट लेना इस क्वेश्चन को, इतना इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि एक्चुअली आर, जो डायरेक्ट एम्प्लॉय ने जो काम किया वो 5,34,000 5.34 लाख आर काम किया है। एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आर इंक्लूडेड, जो ऊपर एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय है ना 5.34 लाख आर, इसमें इंक्लूड है 36,000 आर, जो कि हमने नए रिक्रूट को ट्रेनिंग दी है। आउट ऑफ विच, उसमें से कुछ आर अनप्रोडक्टिव है। भाई आप ट्रेनिंग पीरियड पे तो वही कोई प्रोडक्शन हो ही कर ही नहीं पाएगा, वो तो सीख रहा है, तो अनप्रोडक्टिव रह जाता है वो। एज अ रिजल्ट ऑफ डीले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट कौन होता है, वो पर्सन जो हायरिंग करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट बेसिकली, उनके डीले की वजह से वैकेंसी फिल करने में वो डीले हो गए, लेट हो गए, जिससे हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर 1,20,000 पोटेंशियल प्रोडक्टिव आर था, जिसमें से हमारे एक्सक्लूड कर देंगे अनप्रोडक्टिव आर पर लॉस्ट। तो हमारे कुछ आर लॉस्ट हो गए, जिनकी वजह से वो वैकेंसी फिल करने में डिले हो गए, और जिसकी वजह से कुछ आर लॉस्ट हो गया। द कॉस्ट इंकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन एम्प्लॉय टर्नओवर रिवील्ड ऑन द एनालिसिस दैट द फ्लोइंग सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग। अब हमारी कुछ कॉस्ट आपको दे रखी है कि भैया देखो ये कॉस्ट हमारी आती है। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग इतना है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट आई इतनी, सिलेक्शन कॉस्ट इतनी आई, ट्रेनिंग कॉस्ट इतनी आई। एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, ये एज्यूम करना जो प्रोडक्शन लॉस्ट हो रहा है, प्रोडक्शन आर लॉस्ट हो रहा है, ये जो भी हमारे प्रोडक्शन आर ये लॉस्ट हुए, वो एज्यूम करना कि एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से हुआ है। एंड फाइंड करो आपका प्रॉफिट फोरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। ये प्रॉफिट फाइंड आउट करो, एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से कितना प्रॉफिट हमारा फोरगॉन हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। अब जब मैं इसको दोबारा कराऊंगा तो आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, तो धीरे धीरे हम दोबारा इसको करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप कि आप ये निकालो कि एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर कितना है, क्योंकि वहां पर कई सारी बात करी थी कि भाई इतना काम किया, इतना अनप्रोडक्टिव है, तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर निकालो।
तो पहला स्टेप है कैलकुलेट कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर, चलो साथ साथ करो। तो सबसे पहले देखो कि कितने घंटे उसने काम किए टोटल, जिसमें से अनप्रोडक्टिव कितने हैं वो हटा दो तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर आ जाएंगे। तो हमने कहा एक्चुअल आवर वर्क कितना है, आपने देखा था वहां पर लिखा था 5,34,000 हमारा एक्चुअल आर है, इतने घंटे उसने एक्चुअली में काम किए, लिखा था ये रहा सर 5,34,000 जिसमें से द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आर इंक्लूड, इसी में इंक्लूड है 36,000 जो हमने ट्रेनिंग दी है, उसमें हमारे 36,000 घंटे खर्च हो गए ट्रेनिंग देने में नए एम्प्लॉय को, जो अनप्रोडक्टिव है। क्या लिखा है, हावर वर अनप्रोडक्टिव लिखा है ना लास्ट में, अनप्रोडक्टिव है, इसका मतलब ट्रेनिंग देने की वजह से हमारे कुछ घंटे अनप्रोडक्टिव हो गए जो इसके अंदर जुड़े हुए थे, कितना था वो, लेस अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आर। $36,000 आर हमारे अनप्रोडक्टिव है, माइनस करा और जो निकल कर आएगा उसको मानेंगे एक्चुअल प्रोडक्टिव आर, इतने ही आर हैं जहाँ पर हमारे एक्चुअल में प्रोडक्शन हुई। एक्चुअल प्रोडक्टिव आर, प्रोडक्टिव आर क्या होता है, ऐसे घंटे जिनमें आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन करी है, जो आपके खराब नहीं हुए उनमें एक्चुअल में प्रोडक्शन हुई है। 4 लाख, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक लाइन और लिखी थी 36,000 घंटे में ट्रेनिंग है, आउट ऑफ विच जिस 36,000 में हाफ अनप्रोडक्टिव है। ओहो, इस 36,000 घंटे में आधे अनप्रोडक्टिव है सर, 36,000 घंटे में हाफ 1/2। दोबारा लाइन पढ़ाता हूँ, दोबारा पढ़ते हैं लाइन, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है देखो एक एक्चुअल आर वर्कड जो है वो 5.34 लाख है, इसमें से आइए, हाँ वो कह रहा था कि देखो एक्चुअल आर जो है वो 5.34 लाख है, एक्चुअल आर जो है वो 5.34 लाख है, जिसमें से 36,000 इसी में इंक्लूड है 36,000 जो हमने नए रिक्रूट, जो हमारे नए एम्प्लॉय उसको हमने ट्रेनिंग दी है। अब इस 36,000 में हुआ क्या, अब हम ट्रेनिंग देंगे तो जरूरी नहीं है कि जितनी हम उसको ट्रेनिंग, कुछ तो करेगा ना ट्रेनिंग देते रहे, भाई कोई एम्प्लॉय है उसको मैं ट्रेनिंग कह रहा हूँ देखो ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे कुछ तो करेगा ना। तो कह रहा है कि देखो कुछ उसने करा और कुछ खराब हो गया, कितना, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ मतलब इस 36,000 में से आधे अनप्रोडक्टिव है, मतलब 18,000 ही घंटे हमारे अनप्रोडक्टिव है। बताइए सर समझ में आया, 18,000 घंटे हमारे अनप्रोडक्टिव है, तो 18,000 में यहाँ से माइनस कर दूंगा, क्या निकल कर आएगा 5,34,000 माइनस 18,000, 5,16,000, 5,16,000। ठीक है, समझ में आ गया, अनप्रोडक्टिव आर। सबने चाय पी लो, चाय पी लो, एक ऐसी रील भी तो आई थी ना, याद है आपको, बाद में, आज मैं, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनना मेरी बात, वो और क्या कह रहा है, कहता है पर्सनल डिपार्टमेंट, फिर से पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन, कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ डीले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसी। क्या मतलब हुआ, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो वैकेंसी फिल करता है, वैकेंसी फिल करने में उसने डीले हो गया, डीले होने की वजह से इससे हमारा 1,20,000 प्रोडक्टिव आर जो थे वो अनप्रोडक्टिव पर लॉस्ट हो गए, वर लॉस्ट हो गए। एक्सक्लूडिंग द अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आर, उसको हटा दो, उसको इग्नोर कर दो, 1,20,000 जो पोटेंशियल प्रोडक्टिव आर, जो मतलब 1,20,000 घंटे काम हो सकता था वो लॉस्ट हो गए सर, वो लॉस्ट हो गए। दोबारा सुनो, होता क्या है कि जो हमारे इम्प्लॉय टर्नओवर है,
सॉरी एम्प्लॉय कह रहा हूँ, जो हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट है वो ना ट्रेनिंग वो उन्होंने वैकेंसी फिल करने में लेट कर दिया। वैकेंसी फिल करने में लेट करने की वजह से क्या हुआ, अगर वो सही टाइम पे वैकेंसी फिल कर देते तो 1,20,000 घंटे हम प्रोडक्टिव आवर कर सकते थे, मतलब 1,20,000 घंटे और प्रोडक्शन हो सकती थी। वैकेंसी डिले होने की वजह से 1,20,000 घंटे जो पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर होने चाहिए थे वो अब लॉस्ट हो गए हैं। मतलब हमारे टोटल आर कितना प्रोडक्शन आर लॉस्ट हुआ। दूसरा स्टेप हमने निकालेंगे कि कितना प्रोडक्शन आर हमारा लॉस्ट हुआ। प्रोडक्शन आर लॉस्ट, कितना प्रोडक्शन आर का लॉस्ट हुआ आपको? लॉस्ट डिले इन वैकेंसी, लॉस ड्यू टू इन वैकेंसी फिलिंग प्लस अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आर। सर आपने अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आर क्यों जोड़ा, इसके बारे में समझो। अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है जो 1,20,000 घंटे है ना जो प्रोडक्टिव आर हो सकते थे वो लॉस्ट हो गए। के अंदर कह रहा है 1,20,000 घंटे के अंदर ट्रेनिंग जो अनप्रोडक्टिव आ रहे हैं ना 18,000 घंटे वो एक्सक्लूड है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, वो जुड़ा हुआ नहीं है। सर समझ में आया, वो जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब 1,20,000 घंटे तो हमारा प्रोडक्शन प्रोडक्टिव आवर लॉस्ट हुआ ही हुआ, और जो 18,000 घंटे हमने ट्रेनिंग की वजह से अनप्रोडक्टिव आवर है, तो टोटल हमारा जो लॉस हुआ वो 1,38,000 घंटों का अनप्रोडक्टिव आवर है जो लॉस्ट हुआ। बताइए सर समझ में आया? बहुत सिंपल सा था। इतने घंटे का हमारा अनप्रोडक्टिव आर है, मतलब इतने घंटे हमारा प्रोडक्शन आर लॉस्ट हो गया। 1,20,000 फिलिंग वैकेंसी फिल करने की वजह से, और अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आर की वजह से 18,000। क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा चेंज होगा ना तो क्वेश्चन बदल जाएगा पूरा। क्या? अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी, ये लाइन नहीं लिखी, इसका मतलब समझ लेना कि 1,20,000 घंटे जो लॉस्ट हुए उसके अंदर 18,000 जुड़ा हुआ है, और इससे क्वेश्चन में बदलाव कर सकता है इंस्टीट्यूट पेपर के अंदर। इसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि भैया अनप्रोडक्टिव आवर इसके अंदर जुड़े नहीं है। अगर ये लाइन नहीं होती तो हम क्या समझते, हम कहते भाई टोटल 1,20,000 घंटे का लॉस हुआ जिसमें 18,000 जुड़ा हुआ है। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों करके दे सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना पेपर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम देख रहे हैं, अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन आर लॉस्ट हुआ, प्रोडक्शन आर लॉस का मतलब जिन घंटों में प्रोडक्शन हो सकती थी उन घंटों में प्रोडक्शन नहीं हुई है, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन आर लॉस्ट। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा प्रोडक्शन आर लॉस्ट हुआ 1,38,000, अगर इनमें मेरा एक्चुअल में प्रोडक्शन हो जाता, मतलब ये लॉस्ट नहीं होते, ये खराब नहीं होते, और इनमें प्रोडक्शन हो जाता, तो होता क्या? होता ये कि इस पे भी प्रोडक्शन करके मैं सेल कर सकता था, और जब मैं सेल करता तो मेरी कुछ सेल का रेवेन्यू जनरेट होता, राइट? अगर ये लॉस नहीं होते तो प्रोडक्शन होता, प्रोडक्शन होता तो और उसके बाद मैं यूनिट बेचता। पर इनके लॉस होने की वजह से मेरा कितना सेल का नुकसान हुआ, दैट इज कॉल्ड सेल फोरगॉन ड्यू टू अन प्रोडक्शन आर लॉस। क्या निकालूंगा मैं? सेल फोरगॉन ड्यू टू प्रोडक्शन लॉस, सेल नहीं, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन निकाल लो, या ऐसे लॉस ऑफ सेल निकालो, सेल का फिर 20% निकालोगे तो कंट्रीब्यूशन ही आ जाएगा। तो इन एंड डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, देखो पहले आप सेल निकालोगे कि भाई प्रोडक्टिव आर लॉस की वजह से कितने सेल का नुकसान हुआ, और फिर 20% पीवी रेशियो अप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन, सीधा ही कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू प्रोडक्शन, ड्यू टू प्रोडक्टिव आर लॉस्ट, ड्यू टू प्रोडक्शन आर लॉस्ट।
ये समझ में आया नहीं आया बताओ। हमारे को सेल दे रखी थी 99,63,960, पीवी रेशियो था 20%, तो कंट्रीब्यूशन निकल आया पीवी रेशियो का, सेल का पीवी रेशियो 20%। अब आपको पूरा सिलेबस पता है, मार्जिनल कॉस्टिंग आप पढ़कर आए हुए हो, तो आपको पता है सेल का पीवी रेशियो जब हम अप्लाई करते हो तो कंट्रीब्यूशन निकलता है। समझ में आया? ये क्वेश्चन तभी हो पाता है जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा हो स्टूडेंट ने। और जब हम फास्ट ट्रैक बैच पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम ये थोड़ा बहुत मान के चलते हैं कि एटलीस्ट आपने कोर्स तो कंप्लीट करा होगा एक बार, है ना, तभी तो फास्ट ट्रैक ले रहे हो। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ सर, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा 19,92,000 कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ सर? इतने का लॉस हुआ मेरा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन सॉरी, इतना कंट्रीब्यूशन मैं कमा सकता था। अच्छा, इतना कंट्रीब्यूशन आप कितने की सेल में कमाते जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन आ रहा है? तो आपने जो कंट्रीब्यूशन जनरेट करा, कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कंट्रीब्यूशन फोरगॉन, तो लिखेंगे कंट्रीब्यूशन फोरगॉन। मैं क्या निकाल रहा हूँ? कंट्रीब्यूशन फोरगॉन। फोरगॉन मतलब कितने कंट्रीब्यूशन मैं कमा सकता था जो मैं नहीं कमा पाया ड्यू टू प्रोडक्शन आर लॉस। प्रोडक्शन आर लॉस की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन मैंने नहीं कमा पाया। अब सुनो मेरी बात, आपने 19,92,792 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करा 5,16,000 घंटे काम करके। बताओ सर, सही है या नहीं है? भाई देखो, आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी करी? इतनी तो करी, 5,16,000 घंटे। इतना प्रोडक्शन करा तभी तो आपका यूनिट बना, यूनिट को बेचकर तभी आपने सेल करी और सेल से पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन जनरेट करा। ठीक है, तो इतना एक्चुअल प्रोडक्शन आर हुआ। एक्चुअल प्रोडक्शन आर का मतलब जिस घंटों में प्रोडक्शन हुई है, इस घंटों में प्रोडक्शन हुई है तभी यूनिट बनी होगी, यूनिट फिर बिकी होगी, सेल हुई होगी और सेल का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। वो ये है कि इतनी सेल हुई थी और इतना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ था इतने घंटे काम करके। सर अगर 5,16,000 घंटे काम करके इतना कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट हो सकता था, तो मुझे बताओ जो घंटे मेरे लॉस हुए उतने में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट होता? तो मल्टीप्लाई बाय 1,38,000, मल्टीप्लाई बाय 1,38,000। बताओ सर, समझ में आया नहीं आया? 5,16,000 घंटे काम करके अगर 19,92,792 का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते हैं, तो 1,38,000 में कितना? तो मैंने इसको डिवाइड करा तो ये मुझे समझ में आया। इसको डिवाइड करने से होगा क्या कि 1 घंटा काम करूंगा तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, और 1,38,000 घंटे काम करूंगा तो कितना कंट्रीब्यूशन बनेगा। करके देख लो, 19,92,792 डिवाइड बाई 5,16,000 मल्टीप्लाई 1,38,000। सर कंट्रीब्यूशन आया 5,32,956। कितने कंट्रीब्यूशन का आपको लॉस हुआ? कितने कंट्रीब्यूशन का आपको? जो कंट्रीब्यूशन आप कमा सकते थे वो कंट्रीब्यूशन का लॉस आपको हो गया। ठीक है सर, एक तो कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ, लो हुआ, ये किस वजह से हुआ है जरा बताना मुझे। ये कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ ड्यू टू लेबर टर्नओवर इंक्रीमेंट, ड्यू टू लेबर टर्नओवर इंक्रीमेंट। लेबर टर्नओवर बढ़ाने की वजह से ये कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ। भाई लेबर टर्नओवर इंक्रीज होता आ रहा था ना, इससे होता क्या है? लेबर टर्नओवर इंक्रीज से, लेबर टर्नओवर इंक्रीज से होता यह है कि हम लेबर छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे इससे एक तो हमारा कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ, प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट आ रही है। तो अब मुझे बताओ सर, प्रॉफिट कितना फोरगोन हुआ है जो हमसे पूछा जा रहा है? सर 5,16,000 में 1,20,000 नहीं करेंगे माइनस, नहीं नहीं, 5,16,000 में 1,20 माइनस नहीं करेंगे, ये तो हुआ ही नहीं काम। वो तो वो कह रहा था ना कि इतने घंटे काम हुआ, एक्चुअल आर वर्कड, ये तो एक्चुअल आवर वर्क में जुड़ा ही नहीं। ये तो वैसे ही हमें बता दिया है कि 1,20,000 घंटे तो वैसे ही लॉस्ट हुआ, उसके बाद 5,34,000 घंटे काम हुआ है जिसमें से 18 और हमारा ट्रेनिंग लॉस्ट हुआ, तब जाकर 516 हुआ। ये भी 1,20,000 के अंदर जुड़ा ही नहीं। अब हम निकालेंगे कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फोरगॉन। भाई साहब एक बार पेपर में आया था ये क्वेश्चन, बच्चों के तोते उड़ गए थे, कह रहा भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, लेबर का समझ ही नहीं आ रहा। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फोरगॉन, फिर मैंने अलग से इसकी वीडियो डाली अपने चैनल पे, मैंने अलग से वीडियो डाली इसके चैनल पर कि भैया देखो ये अलग से ऐसे हुआ था ये। जब वीडियो देखी बच्चों ने तो कहा सर ये तो बहुत सिंपल था। बस वही वाली कहानी होती है ना कि एक बार अगर करके चले जाओ ना तो समझ में आ जाता है। देखो सर, प्रॉफिट कैसे, हमारा प्रॉफिट फोरगॉन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट मैं कमा सकता था वो नहीं कमा पाया। ठीक है जी, और प्रॉफिट कैसे कैसे कम होगा? जब आपकी खर्चे बढ़ जाएंगे तब प्रॉफिट कम होगा, है ना। खर्चे भी तो बढ़े। मुझे बताओ इम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो की वजह से कितने खर्चे मेरे बढ़े? ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग
एक ये हो गया रिक्रूटमेंट कॉस्ट, फिर सिलेक्शन कॉस्ट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। बताओ, जब मेरा एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ा, इसकी वजह से मेरे इतने खर्चे और बढ़ गए। जब इतने खर्चे बढ़ेंगे तो मेरा प्रॉफिट कम होगा नहीं होगा? बताओ सर। होगा प्रॉफिट कम? हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। भाई खर्चे के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम होगा। 52,584, 32, 52,584, 32,088, 15,300, 36,588, 15,300, 36,588। ये तो खर्चे की वजह से मेरा प्रॉफिट गया। और सर जो कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में गया वो भी तो गया। भाई ये भी तो कमा सकता था मैं कंट्रीब्यूशन, इतने का फायदा हो सकता था मेरा, क्योंकि इन आवर की लॉस की वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाई और इतना कंट्रीब्यूशन कमा दिया। अगर ये 1,38,000 घंटे प्रोडक्शन हो जाते तो इससे मैं इतना कंट्रीब्यूशन और कमा लेता, पर क्योंकि ये नहीं हुए तो कंट्रीब्यूशन गया मेरा, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। सर कंट्रीब्यूशन लॉस बोल लो या कंट्रीब्यूशन फोरगॉन बोल लो? कंट्रीब्यूशन फोरगॉन। ये प्रॉफिट आ सकता था इतने से, पर नहीं आ पाया क्योंकि वो लॉस्ट हो गए। कितना आया? ये है 5,32,956, 5,32,956। इतने कंट्रीब्यूशन गवा दिया, तो अभी आ गया टोटल प्रॉफिट फोरगॉन। प्रॉफिट फोरगॉन, और ये हमसे पूछा था कि प्रॉफिट फोरगॉन निकालो। बताओ सर, क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा? ये क्वेश्चन मुश्किल है ये? 6,69,516। पेपर में जाकर चेक करना, क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में ऐसा ही, बस क्या होगा डिजिट चेंज कर देगा, एज इट इज क्वेश्चन छप कर आया था। बताओ सर, इतना प्रॉफिट का फोरगॉन हुआ हमारा, तो हमने कैसे कैसे निकाला? हमने कहा भाई जो कॉस्ट आई है वो तो प्रॉफिट कम होगा ही, पर जो कॉस्ट जो हमारा अनप्रोडक्टिव आर था उसकी वजह से भी हमारा। तो सबसे पहला स्टेप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहला स्टेप निकालो एक्चुअल प्रोडक्टिव आर कितने। तो हमने क्या करा, टोटल आर में से ट्रेनिंग की वजह से अनप्रोडक्टिव वो माइनस कर दिया। फिर हमें देखा दिया हुआ था कि 1,20,000 घंटे लॉस्ट हुआ और प्लस ट्रेनिंग, टोटल लॉस्ट इतना हो गया। तो हमने क्या करा, हमने निकाला कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन अगर 5,16,000 में इतना कंट्रीब्यूशन तो इतने में कितना होगा, ये लॉस्ट हो गया। और टोटल उसके बाद, बहुत ईजी क्वेश्चन है सर, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया अभी। बताओ सर, समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है किसी को? ठीक है सर, तो एक डिफरेंट क्वेश्चन जो हमने किया, और ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है वो हमने करा है। अब मैंने एक क्वेश्चन नहीं कराया आपको वाला कि जहां पर हम टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालते हैं। याद करो, हमने इम्प्लॉय कॉस्ट भी निकालना सीखा हुआ है, सीखा हुआ है। ये रहा सर एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें हम ये निकाल रहे हैं कि हाँ इम्प्लॉय कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, इम्प्लॉय कॉस्ट। और उसकी वजह से डिफरेंट चीजें हमसे पूछेगा। सबसे पहले कह रहा है, ये और क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुश्किल मुश्किल, ठीक है, जो पेपर में एक्चुअल में पूछे जाते हैं। ZG Limited pay the following to the skilled worker engaged in a production work. The following are the employee benefit paid to employee. हमने भाई इम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट दिए हैं जो नीचे दिए गए पॉइंट पे लिखे हुए हैं। बेसिक सैलरी दे रहे हैं, एक दिन की सैलरी है 1,000 रुपये। TNS अलाउंस दे रखा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। हाउस रेंट अलाउंस दे रखा है 16% ऑफ बेसिक सैलरी। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दे रखा है 50 रुपये पर डे ऑफ एक्चुअल वर्क, जितना घंटे काम कर जितना काम करेगा उसमें 50 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। ओवर टाइम दे रहा है, ओवर टाइम दे रहा है ट्वाइस द आर्ली रेट। भाई जो भी रेट होगा उसको ट्वाइस करेंगे, पर रेट कुछ कंसिडर करना है, उसमें कैसे करना है, जो बेसिक सैलरी और डीए है इन दोनों को जोड़ोगे और उसका ट्वाइस करोगे। ओनली इफ, ओनली इफ कंडीशन लगा दी। कहता है अगर आप वर्क करते हो 9 घंटे एक दिन से ज़्यादा, एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा करते हो, अदरवाइज नो ओवर टाइम अलाउंस। तो अगर आपने 9 घंटे काम किया तो आपको कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, पर अगर आपने 9 घंटे से ज़्यादा काम किया तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। इफ
वर्क मोर देन 9 आवर अ डे देन ओवर टाइम इज कंसिडर आफ्टर 8 आवर। तो आपने 9, ओए होए होए, एक चीज आपने इसमें अच्छी बता दी। कहता है अगर आप 9 घंटे तक काम करोगे, 9 घंटे आपने काम करा एक दिन में, तो कोई ओवर टाइम नहीं, ठीक है। पर अगर आपने 10 घंटे काम करा तो आपका ओवर टाइम 8 घंटे से ऊपर का गिना जाएगा, 9 से नहीं गिना जाएगा। कह रहा 8वें आवर से ऊपर गिना जाएगा, मतलब 2 घंटे का ओवर टाइम हो जाएगा। समझ में आया? 9 घंटे काम करोगे तो कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, 9 घंटे काम करेगा कोई ओवर टाइम नहीं। पर अगर आपने 9 घंटे से ज्यादा काम करा, मान लो 10 घंटे काम किया, तो आपका ओवर टाइम 2 घंटे का माना जाएगा, 9 से नहीं गिना जाएगा, फिर 8 से गिना जाएगा। ऐसा कह रहा है, 8 आवर से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा आपका ओवर टाइम। वर्क ऑफ हॉलीडे एंड संडे, जिस दिन अगर हॉलीडे होता है और जिस दिन संडे होता है उस दिन आपको काम कराया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है कि आज हमारे पे काम का लोड ज्यादा है तो आओ आप। तो वर्क ऑफ हॉलीडे एंड संडे, डबल डबल ऑफ पर डे बेसिस रेट प्रोवाइडेड वर्क एटलीस्ट 4 आवर। कम से कम 4 घंटे अगर आप काम करते हो उस दिन हॉलीडे और संडे वाले दिन में, तो आपको डबल रेट से पे किया जाएगा, जो एक दिन का रेट होगा उसका डबल कर देंगे। द हॉलीडे एंड संडे बेसिक एलिजिबल फॉर ऑल अलाउंस एंड स्टैट्यूटरी डिडक्शन। और अलाउंस मतलब जितने भी अलाउंसेस सब दिए जाएंगे। एंड फालतू की बात लिखी हुई, अन लीव एंड कैजुअल लीव, दीज आर पेड लीव। जो भी अनलीव्ड और कैजुअल लीव है वो पेड लीव है, मतलब आप छुट्टी ले रहे हो तब भी आपको पेमेंट करी जा रही है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सर? बेसिक और डीए का 12%, ये एक एम्प्लॉय बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और पेंशन फंड में एम्प्लॉय ओनर ने कितना दिया, वही बेसिक और 7%, ये भी एक एम्प्लॉय बेनिफिट है। ये सारी चीजें दे रहा है। उसके बाद कह रहा है, ओहो, देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है। द कंपनी नॉर्मली वर्क 8 घंटे अ डे एंड 26 दिन अन अ मंथ। तो कंपनी एक दिन में 8 घंटे काम करती है और महीने में 26 दिन काम करती है। द कंपनी प्रोवाइड 30 मिनट लंच ब्रेक इन बिटवीन, 30 मिनट का लंच ब्रेक होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द अगस्त 2020। मिस्टर जेड वर्क फॉर 23 डे, मिस्टर जेड ने 23 दिन काम किया, जिसमें 15 अगस्त को भी आया और एक संडे। देख रहे हो आप, 23 दिन काम किया जिसमें 15 अगस्त को एक दिन आया था वो, और एक संडे वाले दिन भी आया था। एंड अप्लाइड फॉर 3 कैजुअल लीव, 23 दिन काम करके 3 दिन की कैजुअल लीव भी लगाई। कैजुअल लीव में हम पे करते हैं। 15 अगस्त और संडे को उसने 5 और 6 घंटे काम किया, तो हम उसको डबल रेट से पेमेंट करेंगे, क्योंकि जिस दिन हॉलीडे और संडे होता है उस दिन आप अगर एटलीस्ट 4 घंटे काम करोगे ना, तो आपको डबल रेट से पेमेंट किया जाएगा। रिस्पेक्ट विदाउट लंच ब्रेक, कोई भी लंच ब्रेक नहीं था, 5 और 6 घंटे लगातार उसने काम करा, मतलब 4 घंटे से तो ज़्यादा ही है, तो हम डबल रेट से उसको पेमेंट करेंगे। कहता है 15, 5 और 13 अगस्त को उसने 10 घंटे और 9 घंटे काम करा रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द मंथ मिस्टर जेड वर्कड 100 आवर ऑन अ जॉब नंबर दिस, और ड्यूरिंग द मंथ उसने 100 घंटे पर्टिकुलर जॉब में काम किया। अब आपको बताना है अर्निंग पर डे, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर ऑफ मिस्टर जेड, और वेजेस टू जॉब नंबर, इसमें कितना वेजेस हम चार्ज करेंगे, कितना वेजेस हमारा चार्ज होगा। भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले निकालेंगे अर्निंग पर डे की। आओ सर, पहले निकालेंगे कैलकुलेटिंग अर्निंग पर डे, कैलकुलेटिंग अर्निंग पर डे। सबसे पहले पहले तो बेसिक सैलरी देंगे, ठीक है सर। बेसिक वेजेस कितना है, एक दिन की 1000 दे रहे, तो उसने 26 दिन काम किया। 26 दिन काम किया, 23 दिन, 26 दिन कैसे? 3 दिन की कैजुअल लीव भी तो है, और 23 दिन उसने एक्चुअल काम करा, मतलब 23 दिन वो ऑफिस आया और 3 दिन की छुट्टी ली, जिसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो टोटल हुए 26 दिन। ठीक है ना, 26 दिन हुए, और 1000 रुपये पर डे के हिसाब से उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो 26,000 रुपये उसको पेमेंट करी हमने बेसिक वेज। अब आपसे कह रहा था डीएनएस अलाउंस, मतलब डीए आपको देना है, कितना परसेंट का डीए था? बेसिक वेजेस का था, बेसिक वेजेस का 20% डीए और एचआरए भी है। ये है
20% ऑफ 26,000। HRA है 16% ऑफ 26,000। ठीक है, 26,000 का 20%, 5200 आ गया, 5200। और 26,000 का 16%, 4160 आ गया। यहाँ तक आपके पास हो गया। इसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, टू PF, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन, दो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन PF का कह रहा है 12%, बेसिक और DA दोनों जोड़ देना। तो 12% निकालूंगा, बेसिक और DA मतलब 26,000 और 5200, इन दोनों को जोड़कर 26,000 प्लस 5200 जोड़ा और मल्टीप्लाई बाय 12%, ये आ गया 3744। और सिमिलरली यहाँ पर आपको दे रहा है वो 7%, वो भी बेसिक प्लस DA का, क्या आ गया 7%। एंड ये भी जोड़ेंगे 26,000 और प्लस 5200, 26,000 प्लस 5200 का 7%, क्या आ गया 2184। क्लोजर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है सर, तो ये सारा कंसीडर कर लिया। अब सुनो मेरी बात, जब हम 26,000, 5200, 444, 18, इसका टोटल आ गया सर आपके पास 41,288, ये आपका टोटल आ गया। नंबर ऑफ डे वर्किंग, तो आपने 26 दिन काम किया, 26 दिन आपने काम किया। रेट आ गया आपके पास पर डे, रेट पर डे निकालो। आप कहोगे सर देखो 41,288 रुपये की टोटल अर्निंग है, जिसमें आप 26 दिन के हिसाब से, एक दिन का कितना हो गया, डिवाइड बाई 26 करेंगे तो 1588 हो गया एक दिन का रेट। 1588 एक दिन का रेट हो गया 1588। ठीक है सर, एक चीज़ और यहाँ पर जोड़नी है। वो कह रहा था जब आप, जिस दिन आप छुट्टी वाले दिन बुलाते हो या जिस दिन आप हॉलीडे वाले दिन बुलाते हो, उस दिन आपको अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। मतलब अलाउंसेस बोले तो यहाँ पर अलाउंसेस दे रखे हैं हमको। आपने उसको 15 अगस्त को संडे को बुलाया था, ये रहा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको दे रहे हैं 50 रुपये पर डे के हिसाब से। तो ये तो आपको पर डे के हिसाब से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सर इसको हम बाद में की जोड़ रहे हैं, क्योंकि पर डे दे रखा था और अर्निंग हमारी पर डे है। आप ऐसे भी कर सकते हो, सुनो मेरी बात, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर आप ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जोड़ दो, मल्टीप्लाई बाय 26 करके, फिर 26 से डिवाइड होगा तो वापस कहानी वही आ जाएगी पर डे। देखो पहले ऊपर करोगे ट्रांसपोर्टेशन 50 × 26, टोटल लिख दिया, पूरे महीने का आ गया। फिर नीचे डिवाइड करोगे 26 से, फिर आ जाएगा, बात वही है पर डे। तो ऊपर करना चाहो ऊपर भी कर सकते हो, ये आ जाएगा अर्निंग पर डे। 1638।
एक दिन की अर्निंग उसकी कितनी है 1638। अब देखो सर, जब भी मैं अर्निंग निकालता हूँ, जब भी मैं अर्निंग निकालूंगा तो मैं ओवर टाइम कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि ओवर टाइम जब हम कंसिडर करते हैं जब हम उस पर्टिकुलर पर्सन की अर्निंग निकाल रहे हो। दोनों में बात समझना भाई, एक मैं निकाल रहा हूँ अर्निंग पर डे ओवरऑल, कि एक दिन में एक लेबर को इतने पैसे मिलेंगे, समझ में आया। अर्निंग पर डे का मतलब क्या है, जो भी वर्कर हमारे पास काम कर रहा है तो एक दिन के उसको 1638 रुपये मिलेंगे। पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंप्लॉय की निकालूंगा तो मैं चेक करूंगा क्या तूने ओवर टाइम किया, ठीक है, तो ओवर टाइम अगर तूने तो तेरे को पेमेंट करूंगा ना, पर तूने ओवर टाइम करा ही नहीं तो क्यों करूंगा। तो जब अर्निंग पर डे निकालते हैं तो ओवरऑल हर इंप्लॉय के बारे में सोच कर निकालते हैं। अब हर इंप्लॉय तो ओवर टाइम नहीं करेगा ना दोस्त, समझ में आया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओवर टाइम का कंसेप्ट नहीं डाला, इसलिए यहाँ पर मैंने ओवर टाइम का नहीं डाला है, अगर आपको ध्यान दो तो। सर ओवर टाइम क्यों नहीं निकाल, लॉजिक क्या है बताओ। लॉजिक ये है कि हम इसको ओवरऑल निकाल रहे हैं कि हर एक इंप्लॉय अगर काम करता है नॉर्मल दिन में भी, नॉर्मल टाइम में काम करता है जितना कंपनी का है, तो उसको एक दिन के 1638 रुपये मिलेंगे। अब मैं जब पर्टिकुलर मिस्टर जेड का निकालूंगा तो मिस्टर जेड ने तो ओवर टाइम भी करा हुआ है, तो फिर मैं उसकी अर्निंग में ओवर टाइम जोड़ूंगा, समझ में आया। तो यहाँ पर मेरे को अर्निंग पर डे पूछा था, तो अर्निंग पर डे मैं हर एक इंप्लॉय के बारे में सोचकर निकालता हूँ, तो ये फर्क है, इसलिए ओवर टाइम यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ। अब अगर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन उसने पूछा है, ये जेड के बारे में दी थी ना डिटेल, तो कह रहा है इफेक्टिव वेज रेट पर आवर ऑफ मिस्टर जेड। अब मिस्टर जेड का एक दिन का वेजेस क्या होगा, इफेक्टिव वेज रेट क्या होगा एक दिन का। अब मिस्टर जेड का आ गया, अब मैं मिस्टर जेड के पॉइंट ऑफ व्यू सारे पढ़ूंगा। अच्छा मिस्टर जेड ने ओवर टाइम भी करा है, मिस्टर जेड को 2 बार भी बुलाया हुआ है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो मैं अब ओवर मिस्टर जेड को कंसिडर करता हुआ चलूंगा हर एक दिन, ठीक है। चलिए समझ में आया, ये तो अर्निंग पर डे हुआ ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब निकालूंगा कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेजेस ऑफ मिस्टर, सेकंड पॉइंट। इफेक्टिव वेज रेट निकालने के लिए आपको चाहिए इफेक्टिव आवर, कितने घंटे उसने काम करा, और टोटल पेमेंट कितनी हुई मिस्टर जेड को, तो डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1 घंटे का इफेक्टिव वेज रेट। मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेज पेमेंट, टोटल वेजिस पेमेंट, टोटल वेजिस पेमेंट टू मिस्टर जेड को कितनी पेमेंट हो रही है महीने की, ये वो निकाल दिया यहाँ पर। चलो सर ये हो गया अमाउंट। अब मैं जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, ठीक है ना, वो जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करा था मैंने, ये हो गया पर्टिकुलर। आओ सबसे पहले जेड को बेसिक वेजेस कितनी दी जाएगी, बेसिक सैलरी तो वही 26 दिन उसने काम किया था, जिसमें 1000 दिन उसने 23 दिन आया और 3 दिन की कैजुअल लीव ली, तो 1000 रुपये के हिसाब से 26,000 तो उसको बनते हैं। अच्छा सर फिर यहाँ पर हम उसको बेसिक एडिशनल वेजेस भी देंगे। सर एडिशनल वेजेस कौन सा, जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ एडिशनल वेजेस। सर एडिशनल वेजेस क्या हो जाएगा, वो 2 दिन सैटरडे और संडे, वो 26 दिन में से वो 2 दिन एक्स्ट्रा आया था, एक दिन 15 अगस्त को, एक दिन हॉलीडे को, तो उस टाइम डबल रेट से मिलता है ना पेमेंट, तो 1000 रुपये तो मैंने दे दिया, 1000 रुपये और दूंगा, समझ में आया। एडिशनल वेजेस भी मिल जाएगी, एडिशनल बेसिक सैलरी। ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो जरा ध्यान से, क्या बोल रहा है वो कह रहा था ना जिस दिन आप छुट्टी के दिन और हर संडे के दिन हॉलीडे के दिन बुलाओगे उस दिन डबल रेट से पेमेंट होगा, तो 1000 की जगह 2000 होगा। अब तुमने तो मुझे 26 दिन के 1000 रुपये के हिसाब से, मैंने कहा रुको भाई देखो, एक तो 26 दिन का टोटल 1000 रुपये के हिसाब 26,000 जो बन रहा है वो, ठीक है, और प्लस तुम 2 दिन क्या था 15 अगस्त और संडे को दिन एक्स्ट्रा आए थे, उसके एक्स्ट्रा 1000 रुपये और ले लो, 1000 तो मैं दे चुका हूँ ना तुम्हें 26 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स्ट्रा 1000 लो तो डबल रेट से हो गया, 1000 मैंने यहाँ दे दिया तुम्हें,
26 दिन के 1000 के हिसाब से तुम्हें पैसे मिल गए, उसमें 15 अगस्त और दोनों इंक्लूड है, जिसमें 2 दिन तुम एक्स्ट्रा आए तो उसमें 1000 रुपये और ले लो डबल रेट से। तो एडिशनल बेसिक सैलरी, समझ में आया? एडिशनल बेसिक सैलरी मतलब ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख सकते हैं, यहाँ पर संडे के लिए दी जा रही है, संडे और हॉलीडे के लिए। तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है, ठीक है सर। अब इसको ऐसा भी कर सकते थे, वहां 24 दिन उन्होंने 1000, यहाँ 2 दिन इंटू 2000 कर देते, बात वही पड़ती। लो सर, क्लियर हो गया जी, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देंगे डीए, डीएनएस अलाउंस, जो कि क्या है 20% ऑफ बेसिक वेजेस। अब मेरी बेसिक वेजेस कितनी हो गई, 26 और 2 तो कितना हो गया 28,000। सर 28,000 हो गई मेरी बेसिक वेजेस, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी 2 दिन मुझे एक्स्ट्रा बुलाए थे, तो 28,000 का 20% आ गया 5600 रुपये। अब सब चेंज हो जाएगा, अब ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। ये के बाद था HRA, हाउस रेंट अलाउंस, वो था 16% ऑफ 28,000, 4480, ठीक है। ये आ गया आपके पास हाउस रेंट। इसके बाद इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन से ट्रांसपोर्टेशन भी जोड़ लो अब यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। सर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में क्या जोड़ोगे आप, भाई वो 50 रुपये देते एक दिन के लिए, और वो कितने दिन आया था जरा बताना, 26 दिन आया था या 23 दिन आया था? सर 23 आया था वो, 3 दिन तो कैजुअल लीव है ना उसकी, कि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो आया तो थोड़ी था, जिस दिन आया नहीं उस दिन क्यों दूंगा मैं देखो, तो कितने दिन आया वो, 50 × 23 दिन आया था, तो 23 दिन के ही पैसे दूंगा भाई आने के, समझ में आया? तो ये कंसीडर करना छोटे छोटे पॉइंट। 1150, 1150। इसके बाद और कुछ है यहाँ पर, सर ओवर टाइम भी है, उसने कुछ टाइम ओवर टाइम भी करा, ओवर टाइम वेजेस। सर कितने दिन उसने ओवर टाइम किया है, कितने दिन किया उसने ओवर टाइम? उसने 2 दिन ओवर टाइम किया है। 8 घंटे का नॉर्मल वर्किंग आवर है, 8 घंटे का। 26 दिन एक मंथ काम करते हैं, 30 मिनट का लंच ब्रेक होता है बिटवीन। वो कह रहा है 15 तारीख और 13 अगस्त को उसने 10 घंटे और 9 घंटे काम किया, इसका मतलब उसने 2 दिन, इसका मतलब उसने 2 दिन काम किया है ओवर टाइम, क्योंकि 8 घंटे का नॉर्मल टाइम है, 2 दिन उसने ओवर टाइम किया है। इसके लिए मुझे अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में सबसे पहले निकालो नॉर्मल वर्किंग आवर, नॉर्मल वर्किंग आवर कितना है, तब एक्चुअल में कितने घंटे काम होता है। तो नॉर्मल वर्किंग आवर सिंपल सा है, 8 घंटे हम एक दिन में काम करते हैं, ठीक है, जिसमें से 0.5 आवर, 0.5 मतलब 30 मिनट, 30 मिनट का हमारा लंच ब्रेक है, तो एक्चुअली में आप 7.5 घंटे ही काम कर रहे हो। और एक्चुअली में जो नेट आवर काम कर रहे हो, इफेक्टिव वर्किंग आवर जो आप कहते हो, इफेक्टिव नॉर्मल नहीं, इफेक्टिव वर्किंग आवर बोल दो इधर, इफेक्टिव वर्किंग, इफेक्टिव मतलब जो एक्चुअली में आपने जिस पीरियड में आपने एक्चुअली में काम किया, 8 घंटे आपने काम किया, 0.5 मतलब 30 मिनट का लंच ब्रेक था, 0.5 भी बोलते हैं, 8 और 0.5 इसको हटा दे 7.5 घंटे, और 26 दिन आपने काम किए इस तरीके से। इफेक्टिव निकालना आता है ना, टोटल कितना काम करा उसमें कितना लंच ब्रेक था, जो आइडल टाइम था वो हटा दो, आपके पास इफेक्टिव आ जाता है, इफेक्टिव आ जाता है। तो मुझे बता सर कितना आया नॉर्मल वर्किंग डे, 7.5 घंटे काम करा एक दिन में, एक 26 दिन के हिसाब से, तो इफेक्टिव जो है वो 195 आवर है। अब मैं निकालूंगा जेड के पॉइंट ऑफ व्यू कि जेड ने कितना काम करा, आवर वर्कड बाई जेड, बाय मिस्टर जेड, मिस्टर जेड ने कितना काम करा, ठीक है, जेड ने कितना काम किया। अब सर ये हुआ क्या, एक मिनट, ऑन 5 और 13 अगस्त ही वर्क इतना, इन साथ में क्या 15 अगस्त और संडे को अलग से बुलाया, ही वर्क इतना पर्पज, ठीक है, देखते हैं अब इसका। आवर वर्कड बाय मिस्टर जेड, मिस्टर जेड ने कितना घंटे काम किया। सब सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसने एक तो नॉर्मल वर्किंग डे काम करा,
नंबर ऑफ डे नॉर्मली वर्कड। एक तो उसने वो काम करा, नंबर ऑफ डे नॉर्मली वर्क, जो नॉर्मल काम करते हैं। सर वो उसने कितने दिन काम किया? छब्बीस दिन काम किया है। उसमें फिर ओवर टाइम भी था, वो अलग कर दूं? ओवर टाइम वर्क कितना करा है? ओवर टाइम कितने दिन काम करा है? ठीक है। फिर उसने हॉलीडे पे भी आया था, हॉलीडे एंड संडे को कितना काम करा उसने? 3 बार काम करा है ना, हॉलीडे और संडे। हॉलीडे और संडे को वर्क करा है उसने। 3 बार उसने काम किया है। एक उसने काम किया नॉर्मल डे, एक उसने काम करा ओवर टाइम। ओवर टाइम में वो ज़्यादा काम कर रहा है नॉर्मल से, नॉर्मल में वो 8 दिन काम करता है और इफेक्टिव 7.5 दिन। मुझे एक बात बताओ भाई, वो 26 दिन का पूरा महीना होता है, इसमें तो 3 दिन तो वैसे ही हटा लो, बचे 23 दिन। 23 दिन में वो आता है, 23 दिन आता है वो। 26 दिन हमारा पूरे महीने हैं, जिसमें से 3 दिन वो कैजुअल लीव पे था, इसकी हम उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है, वो अलग कर दो, आया नहीं था उस दिन। 23 दिन वो आया था। 23 दिन में हम कह सकते हैं कि 2 दिन तो उसने ओवर टाइम करा और बाकी 21 दिन उसने ओवर टाइम नहीं करा करा 21 दिन में यहाँ लिख दूँ भाई, 21 दिन उसने बिना ओवर टाइम वाला ही है 21 दिन, जिसमें वो 7.5 घंटे ही काम करता है, इफेक्टिवली 7.5 घंटे ही काम करता है। क्या ये समझ में आया आपको? भाई 23 दिन वो आया था, 2 दिन उसका ओवर टाइम था, वो मैं अलग से जोड़ूंगा, उसको अलग से जोड़ूंगा। और जो 21 दिन है वो 7.5 घंटे उसने काम किया। जिस दिन वो 2 दिन आया था, जिस दिन वो 2 दिन ओवर टाइम आया था, उस दिन उसने कितना घंटे काम किया जरा बताओ? जिस दिन वो 2 दिन ओवर टाइम आया था, उसने उस दिन कितना घंटे काम किया था? एक उसने करा था 9.5 घंटे काम। 9.5 क्यों? अरे 1 घंटे, एक दिन करा था 10 घंटे, एक दिन 9 घंटे करा था। इधर देखो, जिस दिन उसने 10 घंटे करा था उस दिन भी तो 30 मिनट का ब्रेक लिया होगा, तो 9.5 आ गया। और जिस दिन उसने 9 घंटे काम करा था उस दिन भी 30 मिनट का ब्रेक लिया, वो 8.5 आ गया। तो बेसिकली इफेक्टिवली वो कितने घंटे काम करा ओवर टाइम वाले दिन? 9.5 घंटे और 8.5 घंटे। इसको मैं जोड़ूंगा, 9.5 घंटे एक दिन काम करे उसने, ठीक है। ऐसे कर लो, सीधा ये कर लो ना, 2 को मल्टीप्लाई ही मत करो ना। 2 को तो मल्टीप्लाई तब करता हूँ जब सिंगल एक दिन में हो। सीधा सीधे करो, एक दिन उसने 9.5 घंटे काम किया और एक दिन उसने 8.5 घंटे काम किया, सीधा सीधा जोड़ दो, 2 दिन का अलग अलग। क्या कहते हो भाई, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करूँ? मैं दोनों दिन का अलग अलग जोड़ देता हूँ। यहाँ मैं मल्टीप्लाई इसलिए करता हूँ क्योंकि 21 दिन उसने 7.5 घंटे ही काम करा। अब 7.5 7.5 21 बार थोड़ी जोड़ूंगा, इसलिए 21 इंटू 7.5 कर दिया। तो मतलब उसने 21 दिन 7.5 घंटे काम किया। इसका मतलब ये हो गया उसने 157.5 आवर काम किया। 2 दिन उसने इफेक्टिवली 9.5 प्लस 8.5 घंटे काम किया, तो मतलब 18 घंटे 2 दिन काम किया उसने। 18 आर आर निकाल रहा हूँ। और सर संडे को भी तो आया था वो, संडे और हॉलीडे को भी आया था। और संडे और हॉलीडे को उसने कितने कितने घंटे काम किया? उसने 5 घंटे और 6 घंटे काम करा। जिस दिन संडे था एक दिन उसने 5 घंटे काम करा और एक दिन उसने 6 घंटे काम किया। ये अलग निकल गया संडे और हॉलीडे का, ठीक है सर। इसका मतलब 5 और 6 आ जाएगा, 11 घंटे उसने काम। मुझे बताओ सर टोटल कितना है? 157.5 प्लस 18 और प्लस 11 आ जाएगा 186.5। ये समझ में आया नहीं आया? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, वर्किंग नोट और बनेंगे अभी। तीसरा पॉइंट अच्छा क्वेश्चन है भाई। ओवर टाइम रेट कैसे निकालो? ओवर टाइम रेट, भाई जिस दिन वो ओवर टाइम करा उसका रेट क्या होगा? ओवर टाइम रेट देखो कैसे निकलेगा। भाई मैं एक दिन के 1000 रुपये देता हूँ, ये मेरी वेजिस, एक दिन के मैं 1000 रुपये देता हूँ, प्लस डीए जोड़ूंगा। डीए कितना दे रहा है एक दिन का? सर डीए निकाल लो ना, एक दिन का कितना डीए मिल रहा है? 1000 का 20% मिलता है ना, वेजिस का 20%, तो 200 हो गया। डीए मिल रहा है 200, ठीक है सर। डीए मिल रहा है 200। ओवर टाइम के बारे में क्या कह रहा था? ट्वाइस करेंगे आर्ली रेट को, जो कंसीडर करना है बेसिक एंड डीए, बेसिक और डीओ कंसीडर करना है और ट्वाइस करना है आवरली रेट को।
तो हम क्या कह रहे हैं, ये हमने टोटल वेजेस है 1200 रुपये हम पे करते हैं, जिसमें बेसिक और डीए दोनों जुड़ा हुआ है। पर डे का 1200 रुपये का वेजेस हम पे करते हैं। अच्छा, तो पर आवर का कितना आ जाएगा? हम कहेंगे देखो 1200 रुपये हम देते हैं एक दिन का, और एक दिन में वो 7.5 घंटे इफेक्टिवली काम करता है। तो 1200 डिवाइड बाई 7.5 क्या आ जाएगा? 160 रुपये पर घंटा। नॉर्मल है ये। अब ओवर टाइम वेजेस कैसे निकालोगे? कह रहा है ट्वाइस करना है। ओवर टाइम रेट आ जाएगा कि एक जितने घंटे उसने ओवर टाइम करे उतने में हम क्या करेंगे, 160 मल्टीप्लाई 2, उसको देंगे सर 320 रुपये पर घंटे के हिसाब से, जितना घंटे वो ओवर टाइम करेगा 320 रुपये पर घंटे के साथ। मुझे बताओ ये समझ में आया नहीं आया? पहले वो कह रहा था कि जो हमारा ओवर टाइम होगा उसमें बेसिक और डीए दोनों कंसिडर करा जाएगा। तो मैंने देखा कि एक दिन का बेसिक और डीए होता है 1200 रुपये। एक दिन वो 7.5 घंटे काम करता है, तो एक दिन का उसको, एक घंटे का उसको जो मिल रहा है वो नॉर्मली 160 मिलता है। ओवर टाइम का रेट निकालने के लिए हम उसको करेंगे 320 से। अब सर ओवर टाइम वेजेस कैसे निकलेगी? ओवर टाइम वेजेस 2 दिन वो आया था, जो 2 घंटे उसने ओवर टाइम करा। कितने घंटे उसने ओवर टाइम करा? 2 घंटे। क्यों 2 घंटे क्यों? सर उसने 3 घंटे करा है ना ओवर टाइम। एक दिन 9 घंटे, तो 8 नॉर्मल है, और एक आ जाएगा। और एक दिन 10 घंटे, 8 से 2 घंटे। क्या बोला था उसने कंडीशन? कि 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा तभी ओवर टाइम कंसिडर करा जाएगा। पढ़ाया था ना मैंने, यहाँ लिखा हुआ था। जिस दिन वो 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा, इफ ओनली इफ, ओवर टाइम तभी दिया जाएगा ओनली इफ वर्क मोर देन 9 आवर अ डे। एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा, तो एक ही दिन हुआ जिस दिन उसने 10 घंटे काम करा, 2 घंटे काम नहीं। तो एक दिन उसने 10 घंटे काम करा, और ओवर टाइम कंसिडर करने के लिए 8 से कैलकुलेट करा जाएगा, तो 2 घंटे का ही ओवर टाइम लिया जाएगा। और 320 रुपये के हिसाब से कितना दिया जाएगा उसको? 2 × 320 रुपये के हिसाब से 640 रुपये का ओवर टाइम उसको दिया जाएगा। बताओ सर समझ में आया नहीं आया? कर लेते ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता तो। सर आप पीएफ का पैसा जोड़ दो और पेंशन का पैसा जोड़ दो। पीएफ का पैसा कह रहा था कितना जोड़ेंगे? बेसिक और डीए का कुछ परसेंट कह रहा था, 12%। ये रहा 12%, और किसका? बेसिक और डीए। सर 26,000 प्लस 2,000 और प्लस 5600 आएगा 33,600, दोनों जोड़ दिए। और ये 7% ऑफ 33,600, 12% आ जाएगा 4032, और 33,600 का 7% आ जाएगा 2352। सारे जोड़ दिया मैंने। क्या आ गया सर? टोटल वेजेस। टोटल वेजेस, वेजेस मंथली, टोटल वेजेस 26,000, 2,000, 5600, 4480, 1150, 140, 4032, 2352, क्या जाएगा? 46,254। इतना मेरा टोटल वेजेस है। सर उसने आर कितने वर्क करे? यहाँ निकाल दो ना, यहाँ निकाल लो, नीचे जगह नहीं है मेरे पास, जगह बना लेते हैं। इफेक्टिव वेज रेट कैसे निकालते हैं? बेसिक में पढ़ाया था मैंने इफेक्टिव वेज रेट। भाई टोटल कितनी वेजेस दे रहे हैं? 46,254 रुपए की वेजेस। और इफेक्टिवली वो मिस्टर जेड कितना काम कर रहा? अब मैं मिस्टर जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला 186.5। 186.5, 186.5। तो अब उसका एक घंटे का जो वेजेस है इफेक्टिवली 248 रुपीज़ है। 0.010 आ रहा है, तो 248 ही लिख दिया मैंने। एक घंटे को मिस्टर जेड को 248 देते हैं एक घंटे के। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा था हूँ? तीसरा पॉइंट क्या रहा था लास्ट में? मुझे बताओ कितना वेजेस चार्ज करेंगे इस पर्टिकुलर जॉब में। कितना वेजेस, मतलब जॉब है ना हमारे पास एक, तो इस पर्टिकुलर जॉब में कितना वेज रेट चार्ज करा जाएगा, डायरेक्ट वेजेस कितना चार्ज किया जाएगा जॉब नंबर दिस में। जॉब नंबर दिस में हमने 100 घंटे काम किया। मिस्टर जेड ने ड्यूरिंग द मंथ, मिस्टर जेड जो है वो जॉब नंबर इसमें 100 घंटे काम करता है।
ये भी बहुत ईजी है। वेजिस चार्ज टू जॉब नंबर, तो भी ये लिख लेना। भाई कितने घंटे काम हुआ है, टोटल आर कितने हुआ है, टोटल आर वर्कड बाय मिस्टर जेड, 100 घंटे मिस्टर जेड काम करते हैं उस जॉब में, ठीक है। इफेक्टिव वेज रेट कितना है मिस्टर जेड का, इफेक्टिव वेज रेट का मतलब 1 घंटे के हम मिस्टर जेड को कितना दे रहे हैं, 248 दे रहे हैं। तो मुझे बताओ टोटल वेजेस कितनी हो जाएगी, टोटल वेजेस चार्ज कितना करेंगे, जितना वेजेस हम देंगे उतना चार्ज करेंगे। 100 घंटे काम करा था, 1 घंटे के 248 रुपये दे रहे हैं, का मतलब 24,800 रुपये की वेजेस हमने टोटल दे दी मिस्टर जेड को, इतना ही मैं चार्ज करूंगा जॉब में। खत्म, खत्म हो गया सर। और यहाँ पर हमारी क्लास भी खत्म हो गई। तो आज दो दो क्वेश्चन कराए ना, वो ऐसे क्वेश्चन थे कि हाँ अगर इस टाइप के क्वेश्चन अब अगर पेपर में आ जाए, जो कि आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप इजीली उसको कर लोगे समझ के कर, अब किसके क्या करना हो। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नया चैप्टर कराऊंगा जिसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंस। वो 1 ही घंटे का चैप्टर है, 1 ही घंटे में हम उसको रिवाइज कर लेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस चैप्टर हम खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर।